हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक सीरीज चल रहा है विजन आईएएस मैगजीन का, जिसमें एक टॉपिक डेली करना चाहते हैं। 20-25 मिनट का वीडियो होता है, ठीक है। तो विजन आईएएस का मैगजीन कर लेना है 20-25 मिनट का। और फिर जो है एक क्वेश्चन है बहुत ही शॉर्ट में, बस एक क्वेश्चन PYQ कर लेना है, ठीक है। क्योंकि PYQ अगर अभी से हम लोग करते हैं डेली एक क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होगा और खेल खेल में, हंसी हंसी मजाक में एक ही क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट होते जाएगा। तो एक क्वेश्चन विजन है इसका मैगजीन और एक क्वेश्चन जो है PYQ को कर लेना है, ठीक है। तो चलिए PYQ क्वेश्चन एक कंप्लीट करते हैं। पहला 71 बीपीएससी, सबसे पहले 71 करेंगे, फिर 70, फिर ऐसे एक पीछे जाते जाएंगे, ठीक है। तो 71 से शुरू किए हैं और पॉलिटी सेक्शन है, तो बस पॉलिटी ही पहले कंप्लीट करेंगे। तो 71, 70 और फिर जो भी 68, 69, 67 और जितने भी क्वेश्चन PYQ के हैं पॉलिटी से, उन सबको किया जाएगा। उसके बाद इतिहास में आएंगे और फिर जो है ज्योग्राफी और भूगोल में आएंगे। और साइंस टेक और करंट तो आप लोगों को पता ही है, वो तो अपडेटेड होता है। तो चलिए, पहला का जो सी क्वेश्चन 71 पेज में पूछा था, वो पूछा था कि रीट जो है रीट जुरिडिक्शन नए क्षेत्राधिकार की अवधारणा को स्पष्ट करें और उन पांच रेट आप लोगों को पता ही है, सबको पीटी में भी पढ़ते हैं। तो उन 5 रेटों में से किन्हीं ऐसे 3 रेटों पे चर्चा करना है जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के मूलभूत अधिकारों के लागू करने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे 5 रेट क्षेत्राधिकार क्या है। तो इसकी अवधारणा, रीट का शाब्दिक अर्थ होता है एक औपचारिक लिखित आदेश। भारत में रीट क्षेत्राधिकार वह अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक शक्ति है जिसके माध्यम से न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह न्याय के लिए सीधे उच्चतर न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। भारतीय संविधान ने रेट जारी करने की शक्ति 2 न्यायालयों को दी है, एक सुप्रीम कोर्ट को और दूसरा हाई कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत और रेट जारी करके सुप्रीम कोर्ट एक आदेश निकालता है जिससे नागरिकों के मूल अधिकार की रक्षा हो सके। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान के हृदय और आत्मा भी कहा था, क्योंकि अधिकारों को लागू करने वाले इस शक्ति के बिना मौलिक अधिकार अर्थहीन हो जाएगा। वहीं हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। नोट, उच्च न्यायालय का रेट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय से अधिक व्यापक होता है। हाई कोर्ट का रेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी व्यापक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार के हनन पे रेट जारी कर सकता है। वहीं उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रेट जारी कर सकता है। संविधान में 5 प्रकार के रेटों का प्रावधान किया गया है। ये 5 प्रकार के रेट कौन कौन से हैं? तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और 5वां है अधिकापेक्षा। इनमें से 3 प्रमुख रेटों की चर्चा नीचे दी गई है, जिसपे जो क्वेश्चन पूछा हुआ था 3 कि वह सुप्रीम कोर्ट और जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण शाब्दिक अर्थ शरीर को प्रस्तुत किया जाए। उद्देश्य, यह रेट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रक्षक है। यदि किसी व्यक्ति को पुलिस या किसी अन्य द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लिया जाता है तो न्यायालय इस रेट के माध्यम से आदेश देता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को सशरीर न्यायालय के सामने पेश किया जाए। इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो न्यायालय हिरासत के कारणों की जांच करता है। यदि हिरासत जो है गैर कानूनी या असंवैधानिक पाई जाती है तो न्यायालय उस व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का आदेश देता है। विशेषता क्या है इस रेट की बंदी प्रत्यक्षीकरण की? जैसा कि क्वेश्चन विशेषता ही पूछा है, तो यह रेट जो है सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट व्यक्ति है और उसने जाति की है तो उसके खिलाफ नहीं होगा, सभी के लिए होगा। परमादेश शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं। यह रेट तब जारी होता है जब कोई सार्वजनिक अधिकारी, सरकार, निगम या निचली अदालत अपने कानूनी या संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहती है या उसे करने से इनकार कर देती है। तो ऐसी स्थिति में परमादेश हम आदेश देते हैं, जारी होती है।
न्यायालय इसके माध्यम से संबंधित अधिकारी या संस्था को अपना सार्वजनिक कर्तव्य निभाने का सीधा आदेश देता है। उदाहरण के लिए यदि कोई अधिकारी आपके वैध दस्तावेज बनाने से बिना किसी ठोस कारण से मना कर दे तो न्यायालय उसे ऐसा करने के लिए परमादेश दे सकता है। तो प्रयोग हो गया और इसका अर्थ हो गया, उद्देश्य हो गया कि यह क्यों जारी होता है, क्योंकि कोई संस्था या व्यक्ति जो है अपना कर्तव्य पूरा करने में विफल होती है। इसका प्रयोग होता है कि आदेश दिया जाता है वो कार्य करने के लिए। अपवाद के रूप में यह रेट भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल या किसी निजी व्यक्ति संस्था के खिलाफ जारी नहीं हो सकता। तो जिस तरह से बंदी प्रत्यक्षीकरण सभी के लिए था, लेकिन परमादेश सभी के लिए नहीं है। राष्ट्रपति के लिए नहीं है, राष्ट्रपति को कोई आदेश नहीं दे सकता क्योंकि वो तो सर्वे सर्वा है, जब तक पद पे है। राज्यपाल को भी कोई आदेश नहीं दे सकता और कोई निजी प्राइवेट संस्था को भी नहीं दिया जा सकता कि तुम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। फिर है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। यह तब जारी किया जाता है जब न्यायिक सुधार का एक उपकरण है। यह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा अपने निचली अदालतों या न्यायाधिकरणों को जारी किया जाता है। और इसलिए कि उत्प्रेष करो, जो निचली अदालत है उसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहता है कि तुम्हारे पास लंबित कोई है मामला, केस, तो उसको उत्प्रेष करो, आगे भेजो, मेरे पास भेजो। यदि किसी निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करके कोई फैसला सुना दिया है या फैसले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का घोर उल्लंघन है तो हाई कोर्ट इस रेट के माध्यम से उस फैसले को रद्द कर देता है। इसके साथ ही वह उस मामले को अपने पास मंगा लेता है या उचित निर्देश देता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक अन्य रीत होती है प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या करती है कि जब कार्यवाही चल रही होती है उसी दौरान उसे रोकने के लिए जारी होती है। अगर कार्यवाही सही से न चल रही हो तो देखो, उत्प्रेषण कार्यवाही पूरी हो जाने और फैसला आने के बाद रद्द करने के लिए जारी की जाती है और अपने पास मंगाने के लिए जारी की जाती है। अगर वो न्याय संगत नहीं हुआ तो प्रतिषेध कार्यवाही के दौरान ही रोकने के लिए होती है। यह रीट व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि राज्य की शक्ति निरंकुश न हो और नागरिकों के अधिकार केवल कागजों तक सीमित न रह के यथार्थ में निष्कर्षतः लिख सकते हैं कि यह जो भी रेट है यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की शक्ति जो है निरंकुश नहीं हो, बल्कि नागरिक के अधिकारों तक केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि यथार्थ में भी यह लागू हो। ठीक है, सेकेंड है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी है, ये है भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन को स्पष्ट करें। भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन को स्पष्ट करें। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसे भी बताएं। भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन अर्थ है अवधारणा। भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन, तो यह न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके तहत वह विधायिका, संसद या राज्य, विधायिका के अंतर्गत कौन आता है? संसद या राज्य विधानमंडल, इसके द्वारा बनाए गए कानून, और कार्यपालिका सरकार। कार्यपालिका कौन है? सरकार। और कानून इनके द्वारा जारी किए गए आदेशों की संवैधानिकता की जांच करते हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन शब्द से अर्थ होता है कि न्यायपालिका जो है वो पुनर्विचार करती है, पुनर्वलोकन करती है कि जो सरकार ने नीतियां बनाई हैं, जो संशोधन किए हैं या जो कानून है, क्या वो संविधान के मूल ढांचे को बाधित तो नहीं करे या मूल ढांचे को प्रभावित तो नहीं करे। यदि न्यायपालिका की जांच में कोई कानून, नियम या आदेश संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, उस स्थिति में न्यायालय उसे असंवैधानिक या शून्य घोषित कर सकता है। इसके बाद उस कानून या आदेश को लागू नहीं किया जा सकता। यद्यपि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रत्यक्ष रूप से कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन यह शक्ति संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में गहराई से अंतर्निहित है। भारत में यह अवधारणा मुख्य रूप से अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। न्यायिक पुनरावलोकन हालांकि संविधान में नहीं इसका उल्लेख है, लेकिन इसका सभी संशोधन में देखने को मिलता है और यह अमेरिका से प्रेरित है। तो ये तो हो गया न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। अब है इसके संवैधानिक आधार। तो कौन कौन से आर्टिकल के माध्यम से पता चलता है? यह आधार है कोर्ट को कोई भी कानून को रोकने का। अनुच्छेद 13 यह न्यायिक पुनरावलोकन का सबसे
अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन का सबसे स्पष्ट और मजबूत आधार है। यह घोषणा करता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो यह सबसे स्पष्ट और मजबूत आधार है। यह घोषणा करता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों को छीनता है या कम करता है, और यदि ऐसा कोई कानून बनता है तो वह उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। तो ऐसा आर्टिकल 13 में दिया गया है कि जो राज्य सरकारें हैं या देश कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में दिए गए भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है उसको छीनता, उसको कम करता हो, मौलिक अधिकार को कम करता हो, या फिर ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा, कोई बनता तो वह उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। तो यह भाग 13 से स्पष्ट होता है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करना है किसी भी कानून के तहत। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा भी कहीं मौलिक अधिकार का उल्लंघन है तो वह उसमें न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। वहीं अनुच्छेद 32 और 226 जो रेट का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है उस स्थिति में सीधे हस्तक्षेप और रेट करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 131, 132 और 246 भी इम्पोर्टेंट है। 131, 132 और 246 ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे और विवादों से संबंधित है, जहां सुप्रीम कोर्ट अंतिम मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। अगर शक्तियों को लेके, वित्त को लेके किसी तरह से राज्य और केंद्र के बीच विवाद होते हैं तो 131, 132 और 246 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को यह राइट है कि वो लास्ट अंतिम जो है फैसला दे सके। फिर न्यायिक पुनरावलोकन के मुख्य उद्देश्य। भारतीय लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था में इस शक्ति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला क्या उद्देश्य है? संविधान की सर्वोच्चता। तो इसका उद्देश्य क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से संविधान की सर्वोच्चता बनाई रह सके, ना कि किसी सरकार की निरंकुशता। भारत में न तो संसद सर्वोच्च है, न ही कार्यपालिका। यहाँ संविधान सर्वोच्च है। न्यायिक पुनरावलोकन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार का कोई भी अंग संविधान द्वारा तय की गई अपनी सीमाओं को न लांघे और संविधान के मूल ढांचे की हर हाल में रक्षा कर संविधान के मूल ढांचे की हर हाल में रक्षा करें। मौलिक अधिकारों की रक्षा। यह शक्ति नागरिकों के अधिकारों का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। मौलिक अधिकारों की रक्षा, यह जो शक्ति है मौलिक अधिकारों की रक्षा जो शक्ति है नागरिकों के अधिकारों का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। राज्य की मनमानी नीतियों या कानूनों से नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और जीवन के अधिकारों को सुरक्षित रखना इसका एक प्राथमिक उद्देश्य है कि मौलिक अधिकार की रक्षा हो सके, संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखी जा सके, संघीय ढांचे का संरक्षण हो सके। भारत एक संघीय देश है जहाँ केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है। अनुसूची 7 में न्यायिक पुनरावलोकन सुनिश्चित करता है कि केंद्र सरकार राज्यों के अधिकार क्षेत्र राज्य सूची में असंवैधानिक हस्तक्षेप न करे और न ही राज्य केंद्र की शक्तियों का अतिक्रमण करे। तो न्यायिक पुनरावलोकन का और भी महत्व बढ़ जाता है। यह संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, संघीय ढांचे का संरक्षण प्रदान करता है और विधायिका और कार्यपालिका की मनमानी पर भी रोक लगाता है। लोकतंत्र में सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियंत्रण और संतुलन या समन्वय का सिद्धांत आवश्यक है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि देश में कानून का शासन चले, न कि किसी बहुमत वाली सरकार या अधिकारियों की मनमानी चले। निष्कर्षतः न्यायिक पुनरावलोकन भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुरक्षा वाल्व है। यह न केवल संविधान की पवित्रता और जीवंतता को बनाए रखता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि यह न केवल संविधान की पवित्रता और जीवंतता को बनाए रखता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि राज्य की शक्तियों का प्रयोग हमेशा नागरिकों के कल्याण और संवैधानिक आदर्शों के दायरे में ही किया जाए। तो 2 क्वेश्चन हो गया, खत्म हो गया। अब अगला क्वेश्चन है एक लास्ट वाला, वित्त आयोग। इसको भी कर लेते हैं क्या, खत्म ही कर लेते हैं। 5 मिनट लगेगा, फटाक से इसको कर लेते हैं। इसके बाद जो है लॉन्ग वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो भारतीय वित्त आयोग की मुख्य भूमिका क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में इसकी शुरुआत की चर्चा की गई है? तो भारत में वित्त आयोग एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय है जो देश के संघीय ढांचे के वित्तीय संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है।
संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के गठन की चर्चा करता है। इस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वे संविधान लागू होने के 2 वर्ष के भीतर और हर 5वें वर्ष या यदि आवश्यक समझे तो उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन करेंगे। तभी जैसे कि 16वां वित्त आयोग का गठन भी किया गया है, या तो 2 वर्ष के भीतर या फिर हर 5 साल। ठीक है, यह एक अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में कार्य करता है, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। तो यहाँ सदस्य, एक अध्यक्ष और 4 ऐसे करके डायग्राम बना देंगे हम लोग। वित्त आयोग की मुख्य भूमिका और कार्य क्या है? वित्त आयोग का मूल उद्देश्य केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना है और विनियमित करना है। इसके मुख्य कार्य निम्न है। तो कार्य क्या हो जाएगा? करों का बंटवारा करना, सहायता अनुदान करना, स्थानीय निकाय के लिए वित्तीय सुदृढ़ीकरण करना, राज्य वित्त आयोग और सुदृढ़ वित्त के लिए अन्य कार्य, ये सारे कार्य हैं। तो करों का बंटवारे के तहत देख सकते हैं हम, यह आयोग की सबसे बड़ी भूमिका है। आयोग यह तय करता है कि केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए टैक्स की कुल शुद्ध आय और केंद्र राज्यों के बीच किस अनुपात में बंटवारा हो, जिसे ऊर्ध्वाधर वर्टिकल डिवोल्यूशन कहते हैं। इसके अलावा क्षैतिज, इसके बाद राज्यों के हिस्से में किसी राज्य को कितना धन मिलेगा। तो केंद्र और राज्यों के बीच में किस अनुपात में बांटा जाए? जनरली 60 और 40 होता है। तो ये चीजें हैं। इसके बाद जो है राज्य, अब जब 40% राज्यों को, अभी जो 16वां वित्त आयोग है वो क्या कहा है कि नहीं 41% राज्यों को देना है, पहले 40 था 15वां। तो अभी क्या हो रहा है कि उसको अब किन राज्यों को कितना देना है, तो उसको किस राज्य को कितना धन मिलेगा, इसे क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन कहते हैं, वितरण। तो इसका निर्धारण भी आयोग ही करता है। इसके लिए जनसंख्या, क्षेत्रफल, आय का अंतर आदि जैसे मापदंड का यूज करता है। फिर सहायता अनुदान, सभी राज्यों की वित्तीय स्थिति एक जैसे नहीं होते, इसलिए वित्त आयोग ने जो है इस गैप को पाटने के लिए निर्धारित करता है, जिनके आधार पर भारत की संचित निधि से राज्यों को राजस्व में सहायता अनुदान आर्टिकल 275 के तहत दिया जाता है। तो राजस्व में सहायता अनुदान 275 के तहत भी दिया जाता है। स्थानीय निकाय के लिए भी वित्तीय सुदृढ़ीकरण, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह आयोग उन उपायों के बारे में राष्ट्रपति को सलाह देता है जिससे राज्य के संचित निधि को बढ़ाया जा सके। इसका उद्देश्य राज्य के स्तर पर पंचायतों और नगर पालिकाओं और स्थानीय स्वशासन के संसाधनों को मजबूत करना है। तो राज्य वित्त आयोग ही स्थानीय स्वशासन को धन देता है, परंतु वो अगर आवश्यकता पड़ता है तो वो चाहता है कि राज्य को सहायता अनुदान में जो है केंद्र सरकार से मदद मिल सके। इसके अलावा सुदृढ़ वित्त के लिए अन्य कार्य, भारत के राष्ट्रपति द्वारा सुदृढ़ वित्त के हित में आयोग को सौंपा गया कोई भी अन्य विषय, उदाहरण के लिए राजकोषीय घाटे को कम करने के उपाय सुझाना और ऋण प्रबंधन पर भी सलाह देता है। जैसे कि अभी जो है फ्रीबीज के कारण जो है 2.6% से राजकोषीय घाटा 3.2% तक बढ़ गया है। सरल शब्दों में वित्त आयोग भारत के वित्तीय संघवाद की धुरी है। इसका मुख्य कार्य सुनिश्चित करना है कि केंद्र के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का राज्यों के साथ न्याय संगत और पारदर्शी तरीके से बंटवारा हो, ताकि कोई भी राज्य विकास के दौर में केवल पीछे न छूट जाए क्योंकि उसके पास पैसों की कमी थी। तो वही सेम चीजें है फिर से कि वो 5 साल में इसका गठन होता है, अर्ध न्यायिक है, एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य, 280। वही मुख्य भूमिका में करों का शुद्ध आय का वितरण, सहायता अनुदान 275 के तहत आर्टिकल सहायता अनुदान, स्थानीय निकाय के लिए संसाधन, राष्ट्रपति को वित्तीय परामर्श। आयोग की संरचना की बात करें तो एक अध्यक्ष हो जाएगा, 4 अन्य सदस्य, और ये अन्य सदस्य में अर्थशास्त्र, वित्तीय, न्यायिक मामलों के विशेषज्ञ होते हैं और ये सार्वजनिक मामलों के निष्कर्ष और महत्व। तो इसी के साथ जो है 71वें बीसी का शॉर्ट वाला जो क्वेश्चन है PYQ वो समाप्त होता है। एक वीडियो में 2 क्वेश्चन था और इस वीडियो में 3 क्वेश्चन है। ठीक है, हम शॉर्ट में वाला पढ़ेंगे, डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा भार लेके नहीं पढ़ना है, हाँ, लेकिन इसको कंटिन्यूटी करना। इसके बाद एक क्वेश्चन लॉन्ग करेंगे और पता है जैसा कि 4 क्वेश्चन होता है लॉन्ग में, तो एक एक क्वेश्चन करके हम लोग एक दिन में खत्म कर लेंगे। तो 71वें पेशी का जो है PYQ पॉलिटी खत्म हो जाएगा, फिर 27 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए आप लोग, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।